तो आप लोगों का स्वागत है आज की डे 5 में। कल तक हमने जो है जो टॉपिक्स कवर किए हैं, डेटा सेंटर के बारे में हमने बेसिक बात किया है, इसके सारे इक्विपमेंट्स की बात किया है, फिर हमने 5 लेयर्स की बात किया है, फिर हमने बेयर मेटल टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस का बात किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज की सर्विसेज के बारे में बताया, स्विचेस राउटर्स के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया पब्लिक प्राइवेट क्लाउड का जो मॉडल होता है। देन उसके बाद आपके टाइप ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती है क्लाउड में, जिसमें कि इंफ्रा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रा एज अ सर्विस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर मैंने हाइपरवाइजर के बारे में डिस्कस किया कि हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी क्या होती है। हाइपरवाइजर को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। कल मैंने आपको T1 और T2 के बारे में बताया था हाइपरवाइजर के बारे में। आज हम ओपन स्टैक की बात करेंगे, ओपन स्टैक की हिस्ट्री, ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर क्या है, उसका रिलीज क्या क्या होता है, कम्युनिटी और एंटरप्राइज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ओपन स्टैक क्या क्या सर्विसेज देता है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कल हमने टॉपिक किया था स्टार्ट, उसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। कल मैंने आपको बताया था हाइपरवाइजर के बारे में। तो देखो, हाइपरवाइजर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो हाइपरवाइजर मैंने आपको कल समझाया था कि क्या होता है कि अगर लेट से मेरे पास एक हार्डवेयर है, ठीक है। एक हार्डवेयर के ऊपर आप हमेशा क्या करते हो, जब कभी भी आपको एक हार्डवेयर मिलता है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इस हार्डवेयर को हम बोलते हैं बेयर मेटल। जब तक आप इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, इसको बेयर मेटल कहा जाता है। वैसे भी इसको बेयर मेटल ही कहते हैं, हार्डवेयर को हमेशा बेयर मेटल कहा जाता है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल फिजिकल रिसोर्सेज। और वो फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं? सीपीयू, रैम, नेटवर्क और स्टोरेज। ये 4 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज होने के बाद भी कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। ये तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया जाए। तो जनरली जो प्रैक्टिस आप देखते आए हो, या जितनी चीजें आपको अब तक पता है, कि एज अ प्रैक्टिस क्या होता है कि इसके ऊपर एक ओएस इंस्टॉल किया जाता है। जैसा आपने अपने लैपटॉप पे देखा है, आपने अपने डेस्कटॉप पे देखा हुआ है, ठीक है। आपके मोबाइल में भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले मोबाइल का हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर एक एंड्रॉयड डला होता है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन उसके बाद आपके ऐप्स होते हैं। अब आप एक ऐप चलाओ, ऐप 1, ऐप 2 एंड सो ऑन, जितना आपको चलाना है। ये कितने ऐप चलते हैं इसके ऊपर? जितना ये सपोर्ट करता है। अब क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल होता है, तो मोबाइल में आप क्या मल्टीपल ऐप्स चलाते हो, आउटलुक भी चलाते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब चलाते हो, अमेजोन, सारे ऐप्स आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाते हो, दैट मीन्स। और वो प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म होता है, इसके ऊपर आप अपने मल्टीपल एप्स चलाते हो, जो भी आपको चलाना होता है। लेकिन क्या होता है, रन टाइम पे जब ये एप्स चलते हैं, तो ये सब जो है वो इनको कंट्रोल कौन करता है? ये ओएस कंट्रोल करता है। और एक चीज याद रखना, जब मैं ओएस की बात करता हूँ, मैं कभी भी ओएस बोलता हूँ तो ओएस के अंदर एक इंजन होता है जिसको हम कर्नल कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसका कोर, और ये इसकी एक्सटर्नल शेल होती हैं ये, ठीक है। शेल प्लस इसकी यूटिलिटीज। इन सब यूटिलिटीज में क्या होता है, इन सब यूटिलिटीज में ये एक ओएस बनता है, ठीक है। तो ये आप इसको बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? कर्नल। तो ये जो ओएस होता है, ये ओएस ही कंट्रोल करता है। जब ये प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल एप्स चलाते हो, हर एक ऐप को यही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। इन एप्स को, लेट्स से ऐप 1 है, इसको कुछ सीपीयू रैम चाहिए होगा, सीपीयू रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज। सिमिलरली इस ऐप को भी चाहिए और इस ऐप को भी चाहिए, मतलब सबको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए। और ये प्रोवाइड कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप मोबाइल के केस में देखते हो, पोर्टेबिलिटी, जो एक छोटा लो लेवल पे आप कह सकते हो कि जो कंप्यूट होता है, जो हम पर्सनल लेवल पे कंप्यूट करते हैं। इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ 1 to 1 मैपिंग होती है। ये आपका हार्डवेयर होता है, इसके ऊपर आप ओएस डालते हो, और इस ओएस के ऊपर आप एक सिंगल ऐप डालते हो। एक सेकेंड, हाँ, इसके ऊपर आप एक सिंगल ऐप डालते हो। इस पे आप मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल नहीं करते जब आप इंडस्ट्री लेवल का कंप्यूट करते हो। जब आप एंटरप्राइज लेवल पे करते हो,
एंटरप्राइज लेवल। तो आप क्या करते हो, वन टू वन मैपिंग रखते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एक एप्लीकेशन चलाते हो, या मैं ये बोलूँ एक हार्डवेयर के ऊपर एक ओएस होता है और एक ओएस के ऊपर एक ऐप चलता है। तो ये जो ऐप है ये फुल कंट्रोल में होता है। जितना भी हार्डवेयर के पास रिसोर्स है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ये सारे रिसोर्सेज इस ऐप को मिलते हैं, और ये ऐप ही ड्राइवर होता है। जितना इसको रिसोर्स चाहिए उतना वो यूज करेगा, नहीं चाहिए वो नहीं यूज करेगा। तो समहाउ जो ये हार्डवेयर होता है वो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज रह जाता है। अंडर यूटिलाइज। अब अंडर यूटिलाइज में क्या होता है कि आप कभी भी जब टॉप कमांड चलाते हो, कभी भी आप अगर टॉप कमांड चलाओगे अपने कमांड लाइन पे जाके, तो वहां पे क्या होता है कि आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना दिखाता है, 2%, 5%। कभी कभी बहुत ज्यादा लोड आएगा तो 10%, और कभी लोड आएगा तो मान लो 50%। जैसे 50% आता है सब लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स इट कैन इवन गो टू 98%। तो जब 98% जाता है तो सब लोग कहते हैं भाई सर्वर जो है वो ओवरलोडेड है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू किस लिए बना हुआ है, इस सीपीयू का काम हमेशा से ये सीपीयू जो है, ये जो सीपीयू होता है ये एक लेवल पे परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सीपीयू ऐसा डिजाइन है कि ये 100% यूटिलाइज चल सकता है और सीपीयू को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम हमेशा जब भी इंडस्ट्री लेवल पे जब कंप्यूट को यूज करते हैं, तो हम उसको हार्डली 10% ही यूटिलाइज कर पाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जब तक कि वो सीपीयू रन करता है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए ऐसा देखा गया कि क्या हम ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्लस वर्चुअलाइजेशन कुछ इस तरीके की हम चीज कर सकते हैं कि ये हार्डवेयर पे जो सीपीयू रैम है इसको और एफिशिएंट वे में इस्तेमाल किया जा सके। और जो सबसे मेन कंसर्न्स था एंटरप्राइज लेवल पे सबका, रिसोर्सेज का, कि ये जो एप्स हैं ये प्राइवेसी चाहते हैं, ये शेयरिंग नहीं करना चाहते, ये ऐप ओएस को शेयर नहीं करना चाहते। तो हर एक ऐप के लिए एक डेडिकेटेड ओएस बन सके वहाँ। उस चीज के लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने जो है बोला कि इस हार्डवेयर को हम वीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि आप हाइपरवाइजर की हेल्प से इसको मल्टीपल वीएम्स बना सकते हो। पर क्वेश्चन ये कि व्हाट इज हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर एक्चुअली में होता क्या है, वो ओएस से अलग कैसे है। अगर मैं बोलूं कि एक हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है, ये दो केसेस हैं, ए एंड बी। एक हार्डवेयर के ऊपर अगर मैं ओएस डालता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पे ओएस डालता हूँ इस ओएस के पास पूरे हार्डवेयर का कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो कि जिस इस हार्डवेयर के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब की सब इस ओएस को मिल जाती हैं। इसके बाद फिर ये ओएस कंट्रोल करता है कि किस ऐप को कितना देना चाहता है। लेकिन अगर मैं एक डिफरेंट मॉडल करता हूँ उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, हाइपरवाइजर का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मल्टीपल वीएम्स चलते हैं। इन वीएम्स के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दैट मीन्स कि ये जो ओएस है, अगर आप देखोगे तो इस ओएस को फुल कंट्रोल नहीं है। इस ओएस के पास इस हाइपरवाइजर की हेल्प से हार्डवेयर का एक्सेस मिलता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइपरवाइजर की हेल्प से हार्डवेयर का एक्सेस मिलता है, और सिमिलरली इसको एक्सेस मिलता है। मतलब ये कि आपका जो ओएस इसमें चल रहा है, ठीक है, इस ओएस के पास फुल कंट्रोल नहीं है, मतलब फुल हार्डवेयर का एक्सेस नहीं है। पूरा का पूरा हार्डवेयर अब आप एक बार में यूज नहीं करते हो। तो ओएस और हाइपरवाइजर में डिफरेंस कैसे आता है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओएस वर्सेस हाइपरवाइजर दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ आता है। मैंने आपको बताया कि ओएस में होता है कर्नल प्लस एक्स्ट्रा जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लस सॉफ्टवेयर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड टू मेक इट एज ओएस, रिक्वायर्ड टू मेक ओएस। अब ओएस बनने के लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे बाइनरीज होती हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फुल ओएस का रूप देते हैं, जिसमें आप ग्राफिकल मोड कर सकते हो, कमांड लाइन कर सकते हो, आप अलग अलग मोड में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हाइपरवाइजर कैसे अलग होगा, हाइपरवाइजर में भी कर्नल होता है प्लस मिनिमम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, प्लस मिनिमम वर्चुअलाइजेशन ड्राइवर्स कह लो, सॉफ्टवेयर।
तो आप यहाँ अगर देखोगे तो इस केस में कर्नल इज सेम, यहाँ भी कर्नल सेम है और यहाँ भी कर्नल सेम है। तो ओएस और हाइपरवाइजर में अगर देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ओएस का पैकेज होता है और जो हाइपरवाइजर का पैकेज होता है, उन दोनों में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस इतना बड़ा है कि उसकी वजह से एक ओएस के रूप में इंस्टॉल होता है और एक हाइपरवाइजर के मोड में इंस्टॉल होता है। तो हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर मिलता कहाँ से है, दैट्स द मेन क्वेश्चन, हाइपरवाइजर कहाँ से मिलता है। तो देखो, मैंने आपको बताया लाइनेक्स के बारे में, अभी तक मैंने आपको बोला लाइनेक्स, और मैंने आपको बताया कि लाइनेक्स का जो ओएस होता है उसमें लाइनेक्स का कर्नल होता है। तो ये जो आप कर्नल होता है ये होता है लाइनेक्स की तरफ से, प्लस जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको ओएस के लिए चाहिए। तो ये जो कर्नल है, इस कर्नल में एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी टू वर्चुअलाइज। ये वर्चुअलाइज कर सकता है, इस कर्नल में कैपेसिटी होती है इनबिल्ट। तो आप अगर कोई भी ओएस की डीवीडी को डाउनलोड करते हो या आईएसओ डाउनलोड करते हो, उसके अंदर जो कर्नल होता है वो बाय डिफॉल्ट कैपेबल होता है वर्चुअलाइजेशन को हाइपरवाइजर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हाइपरवाइजर होता है लाइनेक्स में, लाइनेक्स के कर्नल में बाय डिफॉल्ट हाइपरवाइजर फंक्शन होता है। तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अगर मान लो कि मैं एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं ओएस की डीवीडी लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे मोड आता है, किस मोड में मुझे ओएस इंस्टॉल करना है। मल्टीपल मोड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है गुई, एक होता है क्या कहते हैं सर्वर मोड, कस्टमाइज मोड, कस्टम मोड, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। एक मोड होता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो जब आप ये मोड सिलेक्ट करोगे वर्चुअलाइजेशन, उस मोमेंट पे जो इंस्टॉल होगा दैट विल बिकम अ हाइपरवाइजर। तो वो एक हाइपरवाइजर बन जाएगा, मतलब सेम डीवीडी, सेम इंस्टॉलेशन, लेकिन सिर्फ मोड का डिफरेंस। और आपका जो सर्वर है वो ओएस की जगह अब वो एक हाइपरवाइजर बन जाएगा। तो हाइपरवाइजर एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या ऐसी चीज होती है जो हाइपरवाइजर के अंदर होती है, वो समझना जरूरी है। देखो, हाइपरवाइजर एक बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कम होगा। लेकिन हाई लेवल पे अगर हम समझने की कोशिश करें हाइपरवाइजर क्या होता है, तो हाइपरवाइजर जो होता है, जो लाइनेक्स का हमारा कर्नल होता है, लाइनेक्स का कर्नल, ये हार्डवेयर पे जब एक्ट करता है, ठीक है, हार्डवेयर की रिसोर्सेज को यूज करता है, तो ये क्या करता है, बेसिकली नेम स्पेस कॉन्सेप्ट यूज करता है, इसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कर्नल नेम स्पेस, कर्नल नेम स्पेस। कर्नल नेम स्पेस का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरे पास ये हार्डवेयर है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ओएस डाला, इस ओएस के सेंटर में क्या है, एक कर्नल, कोर में कर्नल है। इस कर्नल के पास जब भी आप अगर मान लो रिसोर्स को एक्सेस करते हो हार्डवेयर की, अब हार्डवेयर के पास क्या रिसोर्स होती हैं, हार्डवेयर के पास सीपीयू होता है, रैम होता है, निक होता है एंड स्टोरेज होता है। ये चार रिसोर्सेज होती है जिसको कि आप एक्सेस करते हो। तो ये कर्नल क्या करता है, ये नेम स्पेस के बेसिस पर इनको कॉल करता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि लेट्स से कि मेरा एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक ओएस डला हुआ है और उस ओएस के ऊपर ऐप चल रहा है, ठीक है, ये ऐप 1 है, ये ऐप 2 है एंड दिस इज ऐप 3, ठीक है, ये तीनों ऐप है, ऐप्स। अब क्या होगा कि इसको जब रिसोर्स की जरूरत होगी तो वो किसके पास आता है, ये आता है ओएस के पास। सेकंड को जब रिसोर्स चाहिए होता है वो ओएस के पास आता है। थर्ड को जब चाहिए होता है तो ये ओएस के पास आता है। और ओएस के कोर में क्या होता है, ओएस के कोर में होता है कर्नल। अब ये क्या करता है, इसके पास एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल है जिसको हम बोलते हैं नेम स्पेस, नेम स्पेस। इसके बेसिस पर ये रिसोर्सेज को यूज करेगा, सीपीयू को, रैम, निक एंड स्टोरेज, सीपीयू, रैम, निक एंड स्टोरेज, इन सबको ये एक्सेस करेगा बेस्ड ऑन द नेम स्पेस। ये एक मेथड होता है जिससे कि
आपका जो लाइनेक्स का कर्नल है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर जो एप्स हैं वो ओएस से बात कर रहे हैं, एंड नीचे बैकएंड में जो ओएस का कर्नल है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है। अभी ये ओएस जो है ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, और यू कैन से मैनेजर। जब भी किसी ऐप को कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो वो ओएस को बोलता है, और ओएस क्या करता है, बेस्ड ऑन हिज इवेल्युएशन वो इवेल्युएट करेगा कि मैं किसको कितने रिसोर्सेज दूं। आप डेडिकेट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट से कि मैं ऐप वन को रिसोर्स इतना दूंगा, ऐप टू को इतना दूंगा, ऐप थ्री को इतना दूंगा, नहीं। वो रन टाइम पे ओएस डिसाइड करता है। इसीलिए क्या होता है, कई बार कोई एक ऐप बहुत ज्यादा रिसोर्स ले लेगा। अगर लेट से इसने बहुत ज्यादा रिसोर्स ले लिया, तो बाकी के जो दो ऐप्स हैं वो क्रैश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके फोन पे कोई एक हैवी गेम चल रहा है, तो आपके बाकी के ऐप्स क्रैश होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं, सारे रिसोर्सेज एक स्पेसिफिक ऐप खा जाता है। और इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंट्रोल जो है वो ओएस के पास होता है, और ओएस जो है वो इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, वो रन टाइम बेसिस पर डिसीजन लेता है। ठीक है। तो ये जो मॉडल है जिसमें आपका नॉर्मल इंटरेक्शन होता है ओएस का हार्डवेयर के साथ, जब हम हाइपरवाइजर की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ हाइपरवाइजर, ये मेरा हार्डवेयर है। ठीक है। इस हार्डवेयर के पास क्या है, सीपीयू, रैम, निक एंड स्टोरेज, ये चार रिसोर्सेज हैं इस हार्डवेयर के पास। अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर बेसिकली होता है कर्नल। ठीक है, कर्नल, इसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। अब क्या होगा कि जब आप एक वीएम बनाते हो, यहाँ पे आपने एक वीएम बनाई, इस वीएम में एक ओएस है, इस ओएस के ऊपर एक ऐप चल रहा है। ठीक है, ऐप वन। ऐसे ही एक दूसरी वीएम है, इसके ऊपर इसका ओएस होगा, इसमें होगा ऐप टू। और इसी तरीके से लेट से आपने एक और वीएम बनाई, इसका भी अपना ओएस हो गया, और ये इसका ऐप हो गया। ठीक है, ऐप थ्री। अब क्या होता है कि जब आप कर्नल मोड को हाइपरवाइजर मोड में इंस्टॉल करते हो, तो ये जो वीएम रन होता है, इसका ओएस क्या करता है, ये बात करता है आपके हाइपरवाइजर से, और बोलता है कि मुझे हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए, हार्डवेयर रिसोर्सेज का। इस केस में ये क्या करता है, इस केस में ये एक चैनल बनाता है हार्डवेयर के साथ, और इसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नेम स्पेस, डेडिकेटेड नेम स्पेस। अब सीपीयू, रैम, निक और स्टोरेज को मैं डेडिकेटेड चैनल से एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकंड ओएस आएगा, तो ये हाइपरवाइजर एक और रूट बना के दे देगा रिसोर्सेज को। सिमिलरली जब थर्ड ओएस आएगा तो ये एक और रूट बना के दे देगा रिसोर्सेज को। तो अभी आप देख रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है पुराने वाले से, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूं तो देखो। फर्स्ट मॉडल में अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ओएस का कर्नल है, एप्स जो है वो रिसोर्सेज कर्नल से मांगते हैं ओएस के, और वो डिसीजन लेता है कि क्या वो हार्डवेयर से कितनी रिसोर्सेज किसको कितना देगा। लेकिन इस मॉडल में अगर आप देखोगे तो इसका ओएस जो है वो क्या कर रहा है, वीएम का ओएस जो है, ये वीएम है, वीएम का ओएस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है हाइपरवाइजर से, और हाइपरवाइजर एक चैनल बना के दे रहा है हार्डवेयर का। दैट मीन्स कि अब इसका डायरेक्ट एक्सेस है हार्डवेयर के साथ। इसको मैं अनदर वे में अगर प्रेजेंट करूं, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरवाइजर। तो ये हाइपरवाइजर की लेयर हो गई। ठीक है, हाइपरवाइजर जिसमें मेनली आपका कर्नल ही होता है। ठीक है। अब इधर होते हैं आपके वीएम्स। तो यहाँ पे मान लो ये हो गया मेरा वीएम वन, ये हो गया वीएम टू, एंड दिस इज वीएम थ्री। अब इधर है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज, दिस इज योर हार्डवेयर रिसोर्स, जिसमें ये क्या करेगा, ये एक डेडिकेटेड चैनल बना के देगा। तो अगर आप इस मोड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिलेगा, यहाँ से आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिलता है। मतलब ये कि अभी जो आपकी वीएम वन है, वो एक तरीके से उसको ऐसा लग रहा है कि उसने डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि चैनल डेडिकेटेड है। अगर आप यही सेम चीज पुराने मॉडल में देखते हो, अगर कंपैरिजन के लिए, अगर मैं यही सेम चीज पुराने मॉडल में दिखाऊं, तो पुराने मॉडल में हम क्या करते हैं, ये आपका ओएस होता है, इधर आपका ऐप वन है, इधर आपका ऐप टू है। ठीक है, और इधर आपका ऐप थ्री हो गया। अब ये क्या करते हैं, जब ये रिक्वेस्ट करते हैं ओएस को, और ओएस में भी ये कर्नल होता है, तो ओएस का भी कर्नल होता है, और यहाँ पे होता है आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ क्या होता है, इसका एक सिंगल रूट बना होता है। यहाँ पे एक सिंगल रूट बना हुआ है ओएस का। अब आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का। इस ऐप को, अगर मैं इस ऐप की बात करूं, ऐप वन का, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हार्डवेयर का। इसको ओएस के पास जाना पड़ेगा और ओएस का अपना डिसीजन है कि वो तीनों में से किसको कितना रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करता है रन टाइम पे। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से मल्टीपल एप्स जब आप एक ही ओएस के अंदर चलाते हो तो एक ऐप की वजह से दूसरा ऐप क्रैश हो सकता है। सेकंड होता है प्राइवेसी। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही चैनल के थ्रू आपका नेटवर्क भी है, ठीक है, एक ही चैनल के थ्रू आपका सीपीयू भी है, एक ही चैनल के थ्रू आपका रैम भी है और स्टोरेज भी है। दैट मीन्स कि ये एक तरीके से सिंगल रिसोर्स, सिंगल व्यू है एक्सेस का। इस केस में अगर ऐप वन जो भी स्टोरेज पे डेटा राइट कर रहा है वो ऐप थ्री भी देख सकता है, तो इसलिए इसको सिक्योर नहीं माना जाता और प्राइवेसी नहीं होती है। लेकिन जब आप इस मॉडल में देखते हो, यहाँ पे हार्डवेयर को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि यहाँ पे जो ये कर्नल है हाइपरवाइजर मोड में, ये आपको एक डेडिकेटेड चैनल बना के देता है हार्डवेयर के रिसोर्सेज का। और यहाँ पे आप जितना भी फ्लेवर डिफाइन करते हो, लेट्स से आपने डिफाइन किया 2 CPU, 2 GB रैम, 1 NIC एंड 1 TB स्टोरेज, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल रिसोर्सेज इस हार्डवेयर के पास जितना होगा, इतना इस पर्टिकुलर आपके क्या कहते हैं वीएम के लिए रिजर्व हो गया। तो अभी वीएम के पास डायरेक्ट एक्सेस है कि वो हार्डवेयर पे इतना सीपीयू, ये सीपीयू रैम नेक्स्ट स्टोरेज को डेडिकेटली यूज कर सकता है और इसका एक्सेस कोई दूसरा नहीं कर सकता है। सिमिलरली जब सेकंड वीएम आएगा तो उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, थर्ड वीएम आएगा तो उसको रिसोर्सेज मिलेंगे। और ये मिलता कहाँ से? ये मिलता है आउट ऑफ टोटल फिजिकल रिसोर्स। जितना भी फिजिकल रिसोर्स आपके पास है इस हार्डवेयर के ऊपर, उससे आपको ये रिसोर्सेज डिराइव करना होता है। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हाइपरवाइजर का। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये अगर आप समझ गए तो आप समझो कि आपने आधा क्लाउड सीख लिया, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो। ये समझ में आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? हाँ सर। नो नो। ठीक। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया हाइपरवाइजर का। T1 T2 मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं ओपन स्टैक की, कि ओपन स्टैक क्या चीज़ है और क्या रोल है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मूवमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स एक कम्युनिटी बनाते हैं और उस कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करके एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। और उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है, ठीक है, कोई भी देख सकता है, सबको एक्सेस होता है। दूसरा इसका लाइसेंस फ्री होता है, लाइसेंस फ्री टू यूज, इवन फ्री टू कॉपी, कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो और आप इसकी कॉपी बना के भी एक मार्केट में बेच सकते हो। तो ये जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है, ये टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में हमेशा मिलते हैं जो कि एंटरप्राइज लेवल पे प्लस पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। जैसे कि एंड्रॉयड के आने के बाद से जो है बहुत सारी चीजें बदली। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री ओपन सोर्स कम्युनिटी का है। तो इस तरीके से ओपन स्टैक की अगर मैं बात करूं कि ओपन स्टैक का प्लेसमेंट कहाँ होता है, तो जब मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ सर्विसेज जो क्लाउड की होती है, तो क्लाउड की जो सर्विस होती है, टाइप ऑफ सर्विसेज इन क्लाउड, सबसे पहली जो सर्विस होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब कि वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल स्टोरेज एंड वर्चुअल नेटवर्क। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जो मैं चार रिसोर्सेज की बात करता था, तो वर्चुअल मशीन में आपका सीपीयू और रैम आ गया, सीपीयू और रैम, और ये स्टोरेज और ये। तो इन्हीं सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहा जाता है जहां पे आप इस मॉडल में काम करते हो। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको हम पैस बोलते हैं।
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब ये होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म बना के देते हो, उसके ऊपर एप्लीकेशंस डिप्लॉय होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ओएस के लेवल से शुरू होता है, ओएस लेवल से। जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपका विंडो लैपटॉप, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। चाहे आप किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो विंडो लैपटॉप में, हर एक का सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो पैकेज होता है, वो सेम टाइप का होता है, ईएक्सी फाइल होती है। प्लस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जनरली सेम ही होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको क्लिक 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 करना होता है, मेथड कॉमन होता है। जब आप अपने एंड्रॉयड में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना पड़ता है। आपको पता है कि आपको सिर्फ जाना है, क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, और वो बैकएंड में इंस्टॉल कर लेता है। तो दैट मीन्स कि इसमें चीजें कॉमन होती हैं, मीन्स कॉमन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कॉमन रहेंगी, एक पूल होता है ओएस लेवल से, और आप अपने एप्स चलाते हो, तो बेसिकली इसमें आप अपने एप्स इंस्टॉल करते हो, एप्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है, प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल है, डेटा सेंटर भी बना हुआ है, आप सीधा सर्विस एंजॉय करते हो। जैसे कि आप ऑफिस 365, ऑफिस 365 हो गया, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, फिर आपका टीम्स हो गया, टीम्स चैनल जो आप यूज करते हो, टीम्स। देन आप क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव, सीधा डायरेक्ट सर्विस यूज करना, ठीक है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर इसके अलावा जो बहुत आजकल एक चीज और चल रही है, दैट इज हार्डवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब ये कि आपको हार्डवेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, और आप अपना सीधा ओएस इंस्टॉल कर सकते हो फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर। आपको कंसोल का कनेक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसके ऊपर सीधा अपना, इसमें क्या होता है कि आपका कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल। अगर आप लेयर देखोगे तो ये जो हमारी 5 लेयर्स हैं, इन 5 लेयर्स को जैसे जैसे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, दिस इज योर हार्डवेयर, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कॉन्फ़िग, देन ऐप डिपेंडेंसी, ठीक है, एंड देन फाइनल ऐप, जो भी आप इंस्टॉल करते हो। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या होता है कि जब आप ये पूरा का पूरा स्टैक सिंगल उसमें देखते हो, तब हम उसको बोलते हैं बेयर मेटल, ठीक है। जब आप कहते हो कि ओएस हटा दिया जाएगा, जब आप यहाँ से ओएस हटा देते हो, तो उस केस में हम इसको कहते हैं, ठीक है, हार्डवेयर हटा देते हो, सॉरी उल्टा बोला मैंने। जब आप हार्डवेयर हटा देते हो तो उस केस में आप बोलते हो इसको वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये आता है आपका इंफ्रा एज ए सर्विस का मॉडल, ठीक है। ये जब आप ये दोनों भी हटा दोगे, मान लो हार्डवेयर भी हटा दो और ओएस भी हटा दो, तो उस केस में फिर आपका बनता है तो सिर्फ ऐप एंड ऐप डिपेंडेंसी। तो उस केस को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और इसको हम बोलते हैं कंटेनर्स, ठीक है। ये होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अच्छा, एक चीज बता दूं कि कंटेनर्स के लिए स्पेसिफिकली इसको कंटेनर एज ए सर्विस कहा जाता है। उसका भी मैं बताऊंगा कि क्यों रीजन होता है, और जब आप क्यूबरनेटिस पढ़ोगे तब ये चीज ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि इसको कंटेनर एज अ सर्विस क्यों बोला जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का ही एक टाइप है, बट स्पेसिफिकली जब बात की जाती है तो कैश बोला जाता है, CAAS, कंटेनर एज अ सर्विस। तो इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है आपका फुल कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेयर मेटल टेक्नोलॉजी, और मैं बात करूँ वर्चुअल मशीन, एंड तीसरा हो गया आपका कंटेनराइजेशन, ठीक है, कंटेनराइजेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 सब कुछ आपके पास है, दैट मीन्स फुल कंट्रोल। हार्डवेयर आपका है, आपके अपने प्रेमिसेस में रखा हुआ है, ओएस आपकी पसंद से डला हुआ है, ऐप आपका अपना चल रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास फुल कंट्रोल है, कल को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई डेटा सेंटर से क्या कहते हैं सर्वर को उठा के नहीं ले जा सकता है, कोई हार्ड डिस्क चोरी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में है।
वीएम में क्या होता है, यहाँ पे आपका लेयर 1 हट जाता है, लेयर 2, 3, 4 एंड 5। इस केस में आपके पास हार्डवेयर चला जाता है, लेकिन ओएस आपके पास है। ओएस आपके पास है मतलब ये कि आप फिर भी ओएस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन आप अपना इंस्टॉल करते हो, तो ओएस आप अपनी पसंद से लगाते हो और ओएस एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से चलाते हो। थोड़ा सा है कि हार्डवेयर हट गया, लेकिन इससे लाइफ इजी हो गई। लाइफ क्यों इजी हुई कि अब मुझे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको मेंटेन करने की जरूरत है। जब कंटेनराइजेशन मॉडल क्या कहता है कि ओनली 4 एंड 5, मतलब ये कि मुझे ये नहीं पता हार्डवेयर कहाँ है, कौन चला रहा है, उसके ऊपर ओएस कौन सा डला हुआ है वो भी मुझे नहीं पता, और उसके ऊपर मैं सीधा एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ। जैसे कि अगर आप लैपटॉप बोलते हो, तो विंडो लैपटॉप में आप क्या करते हो, किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको टीम्स के लिए एक अलग से हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, या आउटलुक चलाने के लिए आपको एक अलग से हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, या आपको एक कोई डिफरेंट ओएस डालना पड़ेगा। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम ओएस जो है वो यूज हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन कंटेनराइजेशन एंड एप्लीकेशंस में डिफरेंस होता है। अब इसको कंफ्यूज मत करना कि कंटेनर्स जो है वो ऐप की तरह होते हैं, नहीं, कंटेनर और ऐप्स डिफरेंट होते हैं। वो हम देखेंगे, अगर हमको टाइम मिला तो इस टॉपिक को भी टच करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि ये 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। तो इन 3 मॉडल्स के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो इसी के ऊपर फोकस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की मैं बात करूं तो इंफ्रा एज अ सर्विस, अब अगर मुझे इंफ्रा एज अ सर्विस को अचीव करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है मार्केट में। एक है पब्लिक, या मैं बोलूं क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स कोड, या फिर मैं बोलूं, चलो मैं पब्लिक भी नहीं लिखता क्योंकि वो ना थोड़ा सा गलत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, और यहाँ मैं बोलता हूँ ओपन सोर्स। मतलब ये कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होगा जो इसके लिए यूज होगा, वो मुझे पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर क्या है और वो कैसे चलता है। और एक मॉडल होता है जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता है कि ओपन कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस बना रहे हो वो एक्चुअली में कैसे चलता है, क्या सॉफ्टवेयर है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसको चलाते कैसे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो ओपन सोर्स अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दैट इज ओपन स्टैक। ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप, सोर्स कोड ओपन होता है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स, फ्री। ठीक है। ये जो सोर्स कोड क्लोज वाला है ये फ्री नहीं होता है, ये पेड होता है। पेड होता है, प्लस इसका आर्किटेक्चर आपको नहीं पता होता है, आर्किटेक्चर इसका हिडन होता है। अब जब मैं आर्किटेक्चर हिडन की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है इंटरनल ऑपरेशनल आर्किटेक्चर, ये काम कैसे करता है। मैं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा कि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ये काम कैसे करता है, ये आपको नहीं मालूम चलता। प्लस आप इसको जो फ्री वाला होता है आप इंस्टॉल करके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मॉडल। क्लोज वाले में आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा ही नहीं, तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे, तो दैट मीन्स कि आप इसको नहीं बना सकते। इसके एग्जांपल क्या है, AWS, एज्योर, ठीक है, गूगल का GCP, ओरेकल का OCI, ये तो ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर है ही। तो जो AWS है, एज्योर है, GCP है, OCI, ये जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने कभी भी अपना जो सोर्स कोड है वो किसी को बताया नहीं है कि जो वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, वो सब चीजें कभी भी हाइड, मतलब पब्लिक को नहीं बताई जाती है, वो हमेशा हिडन रहता है। जबकि ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स है, आपको पूरा पता है, उसकी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, इसकी कम्युनिटी है, वहाँ पे आपको इसके बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब इस तरीके के सॉफ्टवेयर को लेके आप दो तरीके की मॉडल में सर्विस को बेच सकते हो। ठीक है, ये है मॉडल ऑफ सर्विस। अब देखो मॉडल और टाइप में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो मैंने बताया है ये टाइप ऑफ सर्विस है, दिस इज टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि आप कितनी तरीके की सर्विसेज क्लाउड में देते हो कस्टमर्स को। ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है मॉडल, किस मॉडल में आप, मोड ऑफ ऑपरेशन की किस तरीके से आप सर्विस कस्टमर को दे रहे हो। तो जो मोड होता है या मॉडल में बात करूं, इसमें होता है पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है।
पब्लिक होता है जनरली ऑफ प्रेमिसेस, मतलब कस्टमर के प्रेमिसेस से बाहर। और जो प्राइवेट होता है वो ऑन प्रेमिसेस होता है, मतलब कस्टमर के प्रेमिसेस के अंदर। तो पब्लिक मोड में क्या होगा कि आप क्या करते हो, आप अपना खुद का डेटा सेंटर बनाते हो, ओन डेटा सेंटर, ठीक है, एंड सेल सर्विसेज। और आप कस्टमर को बोलते हो कि आप सर्विसेज एंजॉय करो, डेटा सेंटर मैंने बना दिया है अपना, और आप इसके ऊपर जो करना है करो। इसमें क्या होता है, प्राइवेट में आपको कस्टमर के प्रेमिसेस में जाके डेटा सेंटर बनाना पड़ता है। बिल्ड डेटा सेंटर इन कस्टमर प्रेमिसेस। तो अभी जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ अब कस्टमर के एनवायरनमेंट में जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कस्टमर कहता है मेरे सामने इंस्टॉल करो मेरी बिल्डिंग में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई हार्डवेयर या कोई भी चीज में हैक करे बाहर से आके। तो ये दो मॉडल होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। आप ओपन स्टैक को लेके पब्लिक क्लाउड बना सकते हो, क्योंकि बहुत सी बार ना ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ओपन स्टैक इज अ प्राइवेट क्लाउड। ओपन स्टैक इज नॉट ओनली प्राइवेट क्लाउड, ओपन स्टैक से आप पब्लिक क्लाउड भी बना सकते हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो क्या करते हैं, ओपन स्टैक को यूज करते हैं और अपना डेटा सेंटर बनाया। अब आप अपना खुद का डेटा सेंटर बनाओ और वो पब्लिकली सेल करते हैं सर्विसेज, पब्लिकली सेल सर्विसेज। तो इस केस में ये हो गया पब्लिक क्लाउड। ओपन स्टैक से आप पब्लिक क्लाउड भी बना सकते हो, ओपन स्टैक से आप प्राइवेट क्लाउड भी बना सकते हो। मतलब ये कि आप अगर सॉफ्टवेयर को अपने पास रखो, डेटा सेंटर अपना रखो और सिर्फ सर्विसेज बेचो, तो वो बन जाता है पब्लिक। और अगर आप कस्टमर के प्रेमिसेस में जाके डेटा सेंटर बनाओ, जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, तो वो हो जाता है प्राइवेट क्लाउड। जो ये पब्लिक कंपनीज होती हैं जैसे AWS और ये सब, ये जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये किसी को नहीं बताते, और ये अपने ही प्रेमिसेस में डेटा सेंटर बनाते हैं। इसलिए ये जनरली पब्लिक मॉडल पे काम करते हैं, प्राइवेट मोड पे ये काम नहीं करते। बट हाँ, हो सकता है कि जो कस्टमर है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी हो, तो मे बी वो उसके एनवायरनमेंट में जाके सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर बनाए, लेकिन स्टिल जो उनका सोर्स कोड है वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि ओपन स्टैक एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है क्लाउड के लिए। ओपन स्टैक को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये ओपन कोड है और आपको फ्रीली मिल जाता है, और आप इससे अपना डेटा सेंटर बना सकते हो, आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो अभी आप समझ गए कि ओपन स्टैक की क्या प्लेसमेंट है सर्विस, क्लाउड सर्विसेज के अंदर, प्लस ओपन सोर्स होने की वजह से कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्लाउड कम्युनिटी के लिए। तो अभी मैं क्विकली जो है डिस्कस करता हूँ ओपन स्टैक के बारे में थोड़ा। ओपन स्टैक प्रोजेक्ट है क्या? तो देखो, ओपन स्टैक का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक कम्युनिटी बनाई गई थी। कम्युनिटी से भी पहले की बात बताता हूँ। ओपन स्टैक का क्या था कि एक रिसर्च R&D टीम बनाई गई थी, ठीक है, जिसने नासा के साथ मिलके, नासा और AT&T, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, इतना रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। 2010 में एक जॉइंट वेंचर बना था, जिसमें काफी कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट किया था, और एक इन्वेस्टमेंट टीम बनी थी, एक मतलब R&D टीम बनी थी, जिसका काम था, जो नासा के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिनका काम था कि जो कंप्यूट है, ठीक है, जिसे हम कंप्यूट बोलते हैं, ये ऐसा पूल होना चाहिए, पूल ऑफ रिसोर्सेज। पूल ऑफ रिसोर्सेज का मतलब एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके नीचे हार्डवेयर्स हो, ठीक है, HW1, HW2 और HW3 और सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर हैं। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके ऊपर हम VMs चला सकें, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से VMs को मैनेज कर सकें, बेसिकली मैनेज कर सकें VMs को। ऐसा कॉन्सेप्ट पे काम शुरू हुआ था 2010 में। और ये शुरू क्यों हुआ था? बिकॉज हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी जो थी वो पहले से आ चुकी थी। और देखो, हाइपरवाइजर जो है वो कोर है, हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी,
लोगों को पता था कि लाइनेक्स के कर्नल को वर्चुअलाइज किया जा सकता है, और लाइनेक्स के कर्नल में ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब आपको सिर्फ यूज करना है। अब क्या होता है कि बहुत साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते थे, एक हार्डवेयर लेते थे, हार्डवेयर वन, इसके ऊपर हम हाइपरवाइजर डालते थे, ठीक है, हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर डालते थे, और उसके बाद हम इस पे वीएम चलाते थे, वीएम 1, वीएम 2, ठीक है। अगर एक और हार्डवेयर है तो हार्डवेयर 2, इसके ऊपर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर डाला, और फिर इसके ऊपर ये वीएम 3 एंड वीएम 4। अब यहाँ एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको कि हर एक हार्डवेयर पे इंडिविजुअली वीएम्स डिप्लॉय हो रही हैं, और आपको इन वीएम्स को मैनेज जो करना है वो हर एक हार्डवेयर पे खुद से जाके करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर इस वीएम 1 को कंट्रोल करना है तो आपको हार्डवेयर 1 पे लॉगिन करना पड़ेगा, आपको वीएम 3 4 को कंट्रोल करना है तो आपको हार्डवेयर 2 पे लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा बहुत बड़ा पूल है, लेट्स से कि ये हार्डवेयर 64, इसका हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर मान लो वीएम चल रही है, वीएम 100 एंड वीएम 150, तो हर एक हार्डवेयर को मैनेज करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और जितना बड़ा ये आर्किटेक्चर होता जाता है उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जितने हार्डवेयर ऐड करोगे उतने हार्डवेयर को मैन्युअली जाके मैनेज करना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। इस पॉइंट को कंसीडर करके, क्योंकि हाइपरवाइजर ऑलरेडी आपको वर्चुअलाइजेशन दे चुका था, तो आप क्लाउड के अंदर क्या करोगे या आप ओपन स्टैक में क्या करोगे, आपके पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था, कि हम कुछ ऐसा बना सकें जिससे कि पूल ऑफ हार्डवेयर, मान लो मेरे पास पूल ऑफ हार्डवेयर हो 1 2 3 एंड सो ऑन, लेट्स से 64, कुछ ऐसी चीज मैं इंस्टॉल कर सकूं, ऐसा सॉफ्टवेयर। तो वो सबका अपना हाइपरवाइजर है, पहले बता दूं, हर एक हार्डवेयर के ऊपर इंडिविजुअल हाइपरवाइजर होता है, और हर एक हार्डवेयर के ऊपर वीएम चलती है, और जो वीएम जिस हार्डवेयर पे चलती है उसी पे ही रहती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई भी वीएम उठ के किसी दूसरे हार्डवेयर पे नहीं जाती है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो इन सारे हार्डवेयर को मैनेज कर सके। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ओपन स्टैक का, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ओपन स्टैक की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तरीके से आपका जो है ओपन स्टैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई, ओपन स्टैक का पहला रिलीज आया। एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ एक नया रिलीज आता है ओपन स्टैक का, ठीक है। पहले अल्फाबेटिकली ए से आया, ठीक है, A B C D, ऐसे करते 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 ये आपका आ गया जेड तक। फिर उसके बाद वो वापस शुरू हो गया है ए से। तो ये ओपन स्टैक की रिलीज साइकिल है। ओपन स्टैक की रिलीज साइकिल कहती है कि हर 6 महीने में ओपन स्टैक का एक नया वर्जन आता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कम्युनिटी सॉफ्टवेयर, जो ओपन स्टैक कम्युनिटी है, ओपन स्टैक कम्युनिटी, ठीक है, ओपन स्टैक कम्युनिटी जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, आज की डेट में इनका नाम चेंज हो गया, अब ये इसको बोलते हैं ओपन इंफ्रा, ओपन इंफ्रा, ठीक है, ओपन इंफ्रा कम्युनिटी। नाम बदल गया, कम्युनिटी सेम है। इन्होंने क्या किया कि हर 6 मंथ में एक नया रिलीज निकाला है, एवरी 6 मंथ न्यू रिलीज। और हर रिलीज जो है वो मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब कि कुछ ना कुछ नया चीज ऐड होता है। जब आपका अल्फाबेटिकली A B C करके जो आ रहा था, तो ये जो स्टार्टिंग के जितने भी थे इसमें बहुत बहुत बेसिक चीजें थी। मतलब ऐसा था कि ये नॉट फिट फॉर एंटरप्राइज। ये जो रिलीजेस थे स्टार्टिंग के, वो आपके फिट नहीं थे, नॉट फिट फॉर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज लेवल पे यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेच्योर नहीं था। बाद में फिर जाके रिलीजेस आते गए और फिर ये मेच्योर होता गया सॉफ्टवेयर, और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इस कम्युनिटी को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया धीरे धीरे। अच्छी अच्छी कंपनीज ने, रेड हैट ने ज्वाइन किया, रेड हैट ने इसके ऊपर पैसा लगाया, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया स्पॉन्सर बन के, कि इस ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको और डेवलप करना चाहिए, आगे चल के ये और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर के रूप में बन सकता है। तो इस तरीके से ओपन स्टैक कम्युनिटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ओपन स्टैक
जो कम्युनिटी ने जो बनाया है, ओपन स्टैक फ्रॉम कम्युनिटी, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सॉफ्टवेयर। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिलीज ऑफ ओपन स्टैक। कम्युनिटी रिलीज ऑफ ओपन स्टैक। ठीक है। ये जो कम्युनिटी रिलीज होता है, ये आपका चलता है ABCD वाले पैटर्न पे। ठीक है। यहाँ Z तक जा चुका है और अभी फिर आपका A आ गया है। ठीक है। नाम मैं देख के बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो अभी AB वापस शुरू हो गया अल्फाबेटिकली। 6 मंथ का गैप होता है, 6 मंथ्स गैप एक नया ओपन स्टैक आपको मार्केट में मिलता है, नया सॉफ्टवेयर वर्जन। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब लोगों ने क्या किया कि इस कम्युनिटी के सॉफ्टवेयर को लिया, इसके सोर्स कोड को लेके इन्होंने अपना ओपन स्टैक बनाया। ठीक है। जैसे कि रेड हैट ने इसको लिया, रेड हैट ने बोला बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मैं भी इसको यूज करता हूँ, और रेड हैट ने अपना ओपन स्टैक बना दिया, जिसको कि हम रेड हैट ओपन स्टैक कहते हैं। अब ये जो इसका ओनरशिप है, वो रेड हैट के पास है, और ये फ्री नहीं है। पहली बात, ये नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। इसका लाइसेंस लोगे और लाइसेंस लेके फिर ये आपको इंस्टॉल करोगे और इसको ऑपरेट करोगे। जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो ओपन रेड हैट प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी ओपन स्टैक मिल जाएंगे, जैसे कि मिरांटिस है। तो मिरांटिस भी ओपन स्टैक बनाता है, इसको मिरांटिस ओपन स्टैक कहते हैं। ठीक है। फिर आपका और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो इस तरीके से कंपनीज ने भी लिया, बहुत सी कंपनीज ने भी लिया। जैसे लेट्स से नोकिया की बात करते हैं, तो नोकिया ने ओपन स्टैक लिया, सोर्स कोड उठाया, और इन्होंने इसको सीविस नाम दिया। ठीक है। ऐसे ही एरिक्सन ने भी उठाया। एरिक्सन ने क्या किया कि डायरेक्ट कम्युनिटी से ना लेके उन्होंने मिरांटिस से लिया, और इन्होंने इसको कुछ नाम दिया है, शायद क्लाउड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो ये एक्चुअली इंटरनल जो है वो मिरांटिस ओपन स्टैक है। ठीक है। फिर आपका अलीबाबा है, वो भी यूज करता है, मतलब वो तो एज अ कस्टमर यूज करता है, उसको हम अलीबाबा ओपन स्टैक बोलते हैं। और बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं वर्ल्ड में। इनफैक्ट देखो, आप डायरेक्ट कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो विच इज फ्री। आप दूसरे किसी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। इसमें जैसे रेड हैट का है, वो फ्री नहीं है। मिरांटिस इज एन ओपन सोर्स कम्युनिटी, आप मिरांटिस को फॉलो कर सकते हो। सूजे कम्युनिटी भी है, उनका भी ओपन स्टैक आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिटीज है ना, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिटीज बेसिकली डेवलपमेंट करते हैं और नए नए रिलीजेस निकालते हैं। एज अ कस्टमर आप क्या कर सकते हो, उनके सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को लेके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। या फिर आपको अगर मान लो एंटरप्राइज एकदम कस्टमर मोड में चाहिए कि मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है, और मैं चाहता हूँ कि कोई डेवलप करके मुझे सपोर्ट करे, तो आप रेड हैट पे जा सकते हो, क्योंकि रेड हैट उसको मेंटेन करता है, प्लस उसको सपोर्ट भी करता है। कोई भी इश्यू आएगा तो वो प्रोडक्शन लेवल पे सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल आपको रेड हैट वो दिखेंगे, ओपन स्टैक के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स दिखेंगे मार्केट में। इस पॉइंट पे किसी को डाउट है, ये जो मैंने बताया आपको ओपन स्टैक के बारे में? और हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे जब हम और आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में इसको डिस्कस। तो इसके साथ फिर हम आज की क्लास को बंद करते हैं। ठीक है। अब हम मंडे को मिलेंगे।